बच्चों आज हमने पढ़ना है कोरिलेशन। इंशाल्लाह इस टॉपिक को आज हमने खत्म करना है। अच्छा, कोरिलेशन की डेफिनेशन बच्चों, कोरिलेशन की डेफिनेशन नोट कर लें। द प्रोसेस इन विच वी फाइंड ए रिलेशन बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। बच्चों इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है? क्या रिग्रेशन में दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड करते थे? रिग्रेशन में दोनों वेरिएबल जो होते थे क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते थे? बच्चों बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। रिग्रेशन में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता था, दूसरा डिपेंडेंट होता था। लेकिन कोरिलेशन में वो कह रहा है कि एक वेरिएबल मतलब एक्स है, एक्स जो है वो वाई पे डिपेंड करता है और वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। रिग्रेशन और कोरिलेशन में फर्क समझ आ गया बच्चों? रिग्रेशन में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट होता था, कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर हाइट की वजह से वेट बढ़ता है तो कहते हैं वेट की वजह से भी हाइट में कोई ना कोई चेंज आता होगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अच्छा बच्चों, तो कोरिलेशन में पहला दूसरे पे दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है। अब आगे देखो, इट इज मेजर्ड बाय अ फार्मूला कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेवलप्ड बाय द पियर्सन डिनोटेड बाय आर। पियर्सन एक साइंसदान था जिसने फार्मूला बनाया था। पियर्सन एक साइंसदान था जिसने फार्मूला बनाया था और उसका फार्मूला क्या है बच्चों? R is equal to covariance divided by standard deviation of x into standard deviation of y। इसका नाम R का नाम क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये याद रखिएगा। इट इज मेजर्ड बाय द फार्मूला कॉल्ड, उस फार्मूले का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसको बनाया किसने था? पियर्सन ने। फार्मूला क्या है जी? कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब बच्चों याद करो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी आपने पढ़ा था बी वाई एक्स में, याद करो ऊपर कोवेरियंस आती थी, याद है? लेकिन नीचे नीचे क्या आता था? नीचे क्या आता था? किसी को याद है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएंस। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएंस बच्चों, बी वाई ऑन एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो एक्स था। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से बी एक्स वाई में ऊपर आती थी कोवेरियंस और नीचे वेरिएंस आती थी वाई की। याद आ रहा है कुछ? बी एक्स वाई ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा बच्चों, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये बात याद रखनी है। तो बच्चों इसका एक फार्मूला ये है n सुमेशन x y इनटू सुमेशन x इनटू सुमेशन y। याद है कोवेरियंस का हमने शॉर्ट फार्मूला बनाया था? ये पियर्सन आमना ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ पियर्सन का फार्मूला ये वाला। ये कोवेरियंस का फार्मूला हमने सादा करके बनाया था, n सुमेशन x y माइनस सुमेशन x इनटू सुमेशन y। डिवाइडेड बाय
ये जो है ये एक्स की वेरिएंस है और ये जो है ये वाई की वेरिएंस है। अब आपको याद होगा वो डाटा, सारे का सारा डाटा जो हमने रिग्रेशन में पढ़ा था, याद है? रिग्रेशन वाला डाटा देख लें जरा। वो जो हमने 6-7 बच्चों का अली, अहमद, अकबर, भट्टी, आकिब, उस्मान, अवैस का डाटा लिया था। हमारे पास सुमेशन एक्स भी अवेलेबल है बच्चों, सुमेशन वाई भी है, सुमेशन एक्स वाई भी है, सुमेशन एक्स स्क्वायर भी है, सुमेशन वाई स्क्वायर भी है, सब कुछ है। इस सारे का सारा डाटा अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, अगर आपको याद आ रहा हो, सारे का सारा डाटा मैं अगर इस फार्मूले में पुट करूं तो मेरे पास कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये x का स्केयर है बच्चे, ये y का स्केयर है। ये सारे का सारा बच्चों डाटा अगर मैं पुट करूं ना इस फार्मूले में, 7 × 2 50 4.5 माइनस दिस एंड दिस है सारा कुछ, तो बच्चों मेरे पास कोरिलेशन आया था। आप भी चेक कर लो, कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज पुट करो, क्या आपका आंसर आता है? ये जरा चेक करो, वेरीफाई करो। शाबाश, जल्दी। शाबाश शाबाश। समझ नहीं आ रही दामिशा, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही। आप इस तरह करें, अपना माइक ओपन करके मुझे बताएं आप क्या कह रही हैं। बच्चे ये कोवेरियंस है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरियंस का अंडर रूट, वेरियंस का अंडर रूट पर। अच्छा बच्चों, 0.7674 आंसर आ गया आपका। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, ये अली, अहमद, अकबर, भट्टी वगैरह ये सारे कुछ थे बच्चों। अब जरा देखो, मैं कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करता हूं, ये सारा कुछ हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं बच्चों। कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है? देखो जरा, मोड का बटन प्रेस करना है, मोड का बटन प्रेस करना है बच्चों, फिर स्टैट का बटन प्रेस करना है। ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है a+bx, क्या ये नजर आ रहा है? a+bx, ये प्रेस करेंगे, दो कॉलम आ जाएंगे, एक x का कॉलम और एक y का कॉलम। तो 5.9 पहली वैल्यू, फिर 5.8 दूसरी वैल्यू, फिर 6.0 तीसरी वैल्यू, फिर 4.0, फिर 5.7, फिर 5.6, फिर 5.5। फिर बच्चों y की वैल्यू पुट करेंगे, 70, फिर 65, फिर 72, 47, फिर 80, फिर 60, फिर 55। क्या ये सब पुट कर लिया? ओके बच्चों, अब सुनो, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे ना तो टाइप डाटा सम वेरिएंस, और 5वें नंबर पे आता है रिग्रेशन। 5वें नंबर पे आता है रिग्रेशन बच्चों। 5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे ए है, बी है, आर है। ये ए और बी याद है? ये ए और बी आपने कहाँ देखे थे? कई साल पहले आपने ए और बी कहीं पे कैलकुलेट किया था।
याद करें, शाबाश शाबाश शाबाश। रिग्रेशन में हमजा, शाबाश, आपकी मेमोरी क्लियर है। बाकी ये सारे चवले मार रहे हैं, कोई कह रहा है बीकॉम में, कोई कह रहा है मैट्रिक्स में। इन्होंने छितर खाने हैं मुझसे। बी रिग्रेशन कोफिशिएंट है और ए जो था वो भी रिग्रेशन के अंदर कांस्टेंट था। बाकी सबकी छितरौल होने वाली है। बरल अच्छा बच्चों, फिलहाल हम आर चेक कर रहे हैं कि आर कैलकुलेटर से निकल सकता है। आर है तीसरे नंबर पे, 3 रखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो बच्चों चेक करो 0.7674 आंसर आता है। ये जरा देख लो 0.7674। अच्छा बच्चों, अब याद करो, आपने रिग्रेशन की कैलकुलेशन की थी, याद है आपको? ये रिग्रेशन की कैलकुलेशन की थी आपने, बी एक्स वाई, याद है? ये वाली वैल्यू जो थी ये बी की थी और ये वाली वैल्यू जो थी ए की थी। क्या ये बातें याद है? अच्छा, अब ये भी हम चेक करते हैं। दोबारा देखो, शिफ्ट 1 5 1, ए की वैल्यू, मैं ए की वैल्यू निकालने लगा बच्चों, इक्वल, आपको नजर आ रहा है -4.607। -4.607। ओके, अब शिफ्ट 1 5, दूसरे नंबर पे है बी, इक्वल प्रेस करेंगे 12.5। 12.5 आ गया। ठीक हो गया जी बच्चों। तो रिग्रेशन सारे का सारा टॉपिक, कोरिलेशन सारे का सारा टॉपिक कैलकुलेटर से हो जाता है। क्या ये बात पल्ले पड़ती है? अच्छा जी बच्चों, अब आप याद करो, आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट 2 निकाले थे, याद है? एक बी वाई एक्स 12.5 और एक बी एक्स वाई 0.047115। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाले थे, एक बी एक्स वाई, एक बी वाई एक्स। ठीक हो गया बच्चों। अब जरा देखो, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, बताओ जरूर बच्चों, बराबर है? क्या ये दोनों बराबर थे? नहीं, ये बराबर नहीं थे। मैंने यहां पे बताया बराबर क्यों नहीं थे। न्यूमरेटर तो दोनों का सेम था, लेकिन डिनोमिनेटर में एक पे एक्स की वेरिएंस है, दूसरे की वाई की वेरिएंस है। इस वजह से ये दोनों बराबर नहीं है। अच्छा बच्चों, पहली अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, सुन लें। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोरिलेशन में आर एक्स वाई हो या आर वाई एक्स हो, वो आर ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्या ये बात समझ आती है आपको? अच्छा जी, अब बाकी प्रॉपर्टी जरा देखें बच्चों। कोरिलेशन की पहली प्रॉपर्टीज देख लें। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक रेशो होती है। अगर नोमिनेटर पे केजी लिखा होगा, नीचे भी केजी होगा,
तो ये कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। अगर न्यूमरेटर में मीटर होगा, नीचे भी मीटर होगा, वो कट जाएगा, तो कोई इसका यूनिट नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, मतलब आर वाई एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर। ये वही बात है बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बराबर नहीं होते, लेकिन ये बराबर होते हैं, ये याद रखना है हमेशा। चाहे y पहले रख लो, x बाद में रख लो, चाहे x पहले रख लो, y बाद में रख लो, आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इस पे ना तो ओरिजिन का कोई फर्क पड़ता है बच्चों, और ना ही स्केल का कोई फर्क पड़ता है। ये अब जरा चेक करते हैं, ऐसी बात है। बच्चों ये चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल वाली बात चेक करें। मैं कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ये वैल्यूज आपको नजर आ रही है बच्चों, एक्स और वाई की? ये 2 4 6 8 10 12, फिर 50 60 70 75 90 100, ये मैं पुट करने लगा हूं कैलकुलेटर पे। एक्स की जगह मैं पुट करने लगा बच्चों 2 4 6 8 10 12, ठीक हो गया। फिर y की जगह मैं 50 60 70 75 90 100, क्या ये वैल्यूज पुट कर ली है? अच्छा बच्चों, अब शिफ्ट 1 5 3, आंसर चेक कर लो क्या आता है। क्या ये आंसर याद रहेगा बच्चों? 0.9940, 0.9940, क्या ये बात याद रहेगी? नोट कर लो, अपने अपने पेजेस पे लिख लो, अपने अपने पास लिख लो। हो सकता है मैं आपको धोखा दे दूं, हो सकता है मैं आपके साथ कोई प्रैंक कर दूं, इसलिए नोट कर लो अपनी किताबों पे। अभी मैं आपको जादू दिखाने लगा हूं, अपनी अपनी किताबों में नोट कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। नोट कर लिया? वेरी गुड। अब जरा बच्चों इधर देखो, अब मैं इन सारी वैल्यूज को चेंज करने लगा हूं। बच्चों मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है कि x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 7 जमा करना है। बच्चों सोच समझ के जवाब देना बच्चों। मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 7 जमा करना है। तो बच्चों जरा इसके बारे में बताओ, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 7 जमा करूंगा तो आंसर क्या आएगा? दामिशा क्या हो गया है? 11 आएगा। वेरी गुड बच्चों। फिर अब 4 की बारी है, मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 7 जमा करना है, 15 आएगा। वेरी गुड। फिर 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 जमा करना है, 19 आएगा। फिर 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 7 जमा करना है, 23 आएगा। फिर 10 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 7 जमा करना है, 27 आएगा। फिर 12 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 जमा करना है, 31 आएगा। बच्चों मेरे सोच समझ के जवाब दो, क्या मैंने x पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों इकट्ठे अप्लाई कर दिए हैं?
एक वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई किया है, एक वैल्यू मैंने जमा की है, ऐसे ही है। एक वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई किया और एक वैल्यू मैंने जमा किया। अब जरा बच्चों y की तरफ देखो, y की तरफ देखो। y को मैंने 5 से डिवाइड करना है और 4 माइनस करना है। y को मैंने 5 से डिवाइड करना है और 4 माइनस करना है। बच्चों जरा गौर से देखना, ये 50 है, 50 को मैंने 5 से डिवाइड करना है और उसमें से 4 माइनस करना है। क्या आंसर आएगा? फिर 60 को मैंने 5 पे डिवाइड करना है और 4 माइनस करना है, 8 आएगा। फिर बाकी सारे चेक कर लो, 6, 8, 10, 11, 14, 16 ये सेम आते हैं। जल्दी से चेक कर लो, कोई ये ना कहे कि मैंने बीच में कोई वैल्यू चेंज की है, कोई ये ना कहे। तसल्ली कर लो अपनी, जब तक तसल्ली नहीं करोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। 8 के बाद 10 चेक कर लें, 11, 14, 16 ये सारे वेरीफाई कर लें। शाबाश। ओके, अब बच्चों ये जरा देखो, अब बच्चों ये जरा देखो, मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया और जमा किया। अब जरा देखो, x में मैंने मल्टीप्लाई किया है और जमा किया है, क्या ये बात समझ आ रही है? और y के साथ मैंने डिवाइड किया है और माइनस किया है, ऐसे ही है। इंटायरली मैंने उल्टा काम किया है, इंटायरली उल्टा काम। एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, जमा हो रहा है, दूसरे में डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है। इवन के नंबर भी सेम नहीं है, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 जमा हो रहा है, वहां पे 5 डिवाइड हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। इवन के नंबर भी सेम नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ओके बच्चों, अब ये जरा देखो, अब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं। वो पिछला आंसर याद है ना, 0.9940, पिछला आंसर याद रखना, 0.9940। अब दोबारा देखो, स्टैट टू, एक्स की जगह मैंने अब यू वाली वैल्यू पुट करनी है। 11, 15, 19, 23, 27, 31, 6, 8, 10, 11, 14, 16। ये सारा कुछ पुट करने के बाद बच्चों अब जरा देखो, शिफ्ट 1, 5, 3। अभी जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, ये देख रहे हैं जादू 0.9940। हमने इतना चेंज किया डाटा को, इतना चेंज किया, एक में मल्टीप्लाई किया, जमा किया, दूसरे में डिवाइड किया, माइनस किया। इवन के नंबर भी सेम है, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, जमा 7 से हो रहा है, डिवाइड 5 से हो रहा है, माइनस 4 से हो रहा है। नंबर भी डिफरेंट है, हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन किए वो भी डिफरेंट है। इसके बावजूद आंसर में 0.00000001 का भी फर्क है। हाँ जी, शिफ्ट 1 फिर 5, 3 बिल्कुल ऐसी है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? शाबाश शाबाश शाबाश। अजीम मियां, लगता है तुम्हें सीए नहीं करना है, कबूतर वाले जादू तुम्हें देखने हैं। ये जो जादू मैं दिखा रहा हूं ना, ये कबूतर वाला भी नहीं दिखा सकता।
अच्छा जी बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है इट्स वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये बात याद रखना बच्चों कि आर की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के दरमियान होगी। बी की वैल्यू 20 भी हो सकती है, -40 भी हो सकती है, लेकिन आर की वैल्यू कभी 20 नहीं होगी, कभी -40 नहीं होगी। बच्चों याद रखो, बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 10, 15, 20, 1.5 लाख, 2 लाख, -1.5 लाख, -2 लाख कुछ भी हो सकती है दुनिया में, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के दरमियान रहेगी। क्या ये बात पल्ले पड़ती है? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, आगे है कि r इज इक्वल टू -1 मींस देयर इज परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है 100% नेगेटिव कोरिलेशन। -1 अगर किसी r की वैल्यू -1 आ जाए बच्चों, उसका मतलब है कि देयर इज परफेक्ट, परफेक्ट मींस 100% नेगेटिव कोरिलेशन। क्या ये बात समझ आती है? अब इसका मतलब क्या है, जरा इधर देखो बच्चों। आपको याद है कि लाइन अगर इस तरह से बनती हो, लाइन अगर इस तरह से बनती हो तो वो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। कुछ याद आ रहा है? ये लाइन है और इसकी स्लोप नेगेटिव है। लेकिन बच्चों अगर सारे एक्चुअल पॉइंट, हाइट और वेट के तमाम एक्चुअल पॉइंट रिग्रेशन लाइन के ऊपर आ जाएं, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे ना हो, तो उस वक्त आपकी स्लोप तो नेगेटिव होगी लेकिन रिलेशन 100% होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर सारे रिग्रेशन वाले पॉइंट रिग्रेशन लाइन पे आ जाएं, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे ना हो और लाइन की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशन तो है लेकिन 100% है, आइडियल है। बच्चों नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद आ रहा है कुछ कुछ? एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। बोलो बच्चों, समझ आती है? अब याद करो जरा सा, शाबाश। स्पीड और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है बच्चों? फिजिक्स पढ़ी हुई आपने। जितनी स्पीड ज्यादा होगी गाड़ी की उतना ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड। याद आ रहा कुछ कुछ? स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इनवर्स रिलेशन। ये उसकी बात हो रही है कि स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। इट इज परफेक्ट नेगेटिव 100%। अच्छा बच्चों आगे आ जाओ। और r इज इक्वल टू +1 का मतलब ये है मींस देयर इज परफेक्ट 100% पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू +1 आ जाए तो इट मीन देयर इज परफेक्ट 100% पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चों इसका मतलब ये है, कोरिलेशन लाइन नहीं है, ये रिग्रेशन लाइन है। कोरिलेशन में कोई लाइन नहीं होती, ये रिग्रेशन की लाइन है। अच्छा बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल। स्पीड बढ़ाएंगे पेट्रोल ज्यादा लगेगा, स्पीड कम रखेंगे पेट्रोल कम लगेगा, ऐसी है।
या बच्चों हम ये कह सकते हैं कि लोड, गाड़ी के ऊपर लोड अगर ज्यादा हो तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। अच्छा बच्चों, और अगर वो सारे के सारे डॉट जो हैं रिग्रेशन लाइन के ऊपर आ जाएं, एक भी डॉट ऊपर नीचे ना हो, सारे के सारे लाइन के ऊपर आ जाएं, तो बच्चों उस सूरत में आपकी देख रहे हो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। तो बच्चों उस सूरत में देयर इज परफेक्ट 100% कोरिलेशन। अच्छा जी बच्चों, परफेक्ट मतलब समझ आ गया है। अगर सारे के सारे डॉट रिग्रेशन लाइन के ऊपर आएंगे तो देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन। अब वो स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? आगे चलें। ओके बच्चों, अब मुझे सोच समझ के जवाब दो, क्या जूते के साइज और आईक्यू लेवल के दरमियान कोई कोरिलेशन होता है? कि वो जो कहते हैं कि लंबे बंदे की अकल उसके गिट्टों में होती है, वो गांव में मशहूर है, बुजुर्ग जो है वो यही कहते हैं कि लंबे बंदे की अकल जो होती है उसके गिट्टों में होती है। तो क्या आईक्यू लेवल का ताल्लुक शू साइज के साथ है कि जितना पाँव बड़ा होगा उतना आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होगा? वैल्यू होनी चाहिए। क्या शूज साइज और आईक्यू लेवल का आपस में कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ऐसे वेरिएबल के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं होता, उस सूरत में कोरिलेशन की वैल्यू जीरो होती है। r इज इक्वल टू जीरो मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? हाँ जी बच्चों, ये सारी बातें समझ आ गई हैं? अच्छा बच्चों, अब जरा सोच समझ के जवाब देना। अगर सारे के सारे डॉट लाइन पे ना हो, एक और डॉट लाइन से ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या हम इसको परफेक्ट कह सकते हैं? क्या ये 100% है? 100% तो नहीं है। तो क्या ये 0% है? 0% भी नहीं है। तो फिर कितने परसेंट होना चाहिए? क्या हम कह सकते हैं कि ये 90% के करीब करीब हो सकता है?
90 से ऊपर ऊपर हो सकता है लेकिन 100 से नीचे नीचे। अच्छा बच्चों, तो अगर 2 डॉट ऊपर नीचे हो जाए, कुछ और डॉट भी ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर कोरिलेशन इसका मतलब है 90% से कम होके तकरीबन 80% या 70% रह जाएगा। ऐसे ही है। और अगर ज्यादा डॉट आगे पीछे हो जाए, ज्यादा डॉट रिग्रेशन लाइन से आगे पीछे डॉट और दूर हो जाए, रिग्रेशन लाइन से डॉट और दूर हो जाए, तो तकरीबन कोई 30% या 20% रह जाएगा। ऐसे ही है। तो बच्चों, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कम या ज्यादा होने की वजह समझ आ रही है? कोरिलेशन की वैल्यू कम या ज्यादा होने की वजह समझ आ रही है? हाँ जी। और बच्चों, डॉट अगर इस तरह से हो जाए, डॉट अगर इस तरह से हो जाए कि हमें रिग्रेशन लाइन की समझ नहीं आ रही, हमें रिग्रेशन लाइन की समझ ही नहीं आ रही कि रिग्रेशन लाइन बननी कैसे है। क्या आपको इस डाटा से नजर आ रहा है कि रिग्रेशन लाइन ऐसे बननी चाहिए या ऐसे बननी चाहिए या ऐसे बननी चाहिए या ऐसे बननी चाहिए? कुछ समझ आ रही है? अगर डॉट इस तरह से हो कि आपको रिग्रेशन लाइन समझ ही नहीं आ रही कि कैसे बनाएं, तो बच्चों उस सिचुएशन में कोरिलेशन 0 होगा। हाँ जी बच्चों, क्या ये बात समझ आ गई है? बच्चों ये देखो, डिग्री ऑफ रिलेशन। बच्चों, अगर आपके कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ जाए प्लस माइनस, तो इसका मतलब है 100%। क्या ये बात समझ आती है? और अगर आपके कोरिलेशन की वैल्यू 80% से 99% के दरमियान हो बच्चों, तो वो परफेक्ट नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर 60% से 89% के दरमियान हो तो फिर हाई होता है। और अगर 40 से 59 के दरमियान हो तो एवरेज होता है। 20 से 39% के दरमियान हो तो लो होता है। 1% से 19% के दरमियान हो तो वीक होता है। और अगर 0% हो तो नो रिलेशन होता है। क्या ये बात याद रहेगी आपको? टेबल याद रहेगा? ये आपकी बुक में मौजूद है बच्चों। 492 पेज नंबर है। जो आपके पास बुक है उसमें 492 पेज नंबर है। क्या ये बात मेरी बुक में? अच्छा बच्चों, अब आगे चेक करो। अगली जो प्रॉपर्टी है कोरिलेशन की वो सुनो। इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस। ये 2 रिग्रेशन लाइन का ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब एक रिग्रेशन लाइन में से बी बाई एक्स
दूसरी में से बी एक्स वाई निकालें, मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट लें तो आर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, हमने चेक करना है बी वाई एक्स बच्चों हमने फाइंड किया है 12.5 और बी एक्स वाई हमने फाइंड किया है 0.047115। क्या ये याद है कल की कैलकुलेशन? दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने फाइंड किए हुए थे। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो इधर, ये जरा देखो, ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये मैंने वैल्यूज पुट की हैं और मैं अंडर रूट लेने लगा हूं। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। जीरो पॉइंट 04715 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाई करने लगा हूं बच्चों। जरा आंसर देखें, 0.7674 नजर आ रहा है। जीरो पॉइंट 7674 और यही आंसर हमने निकाला था इस फार्मूले से। ये जरा देखो, यही आंसर हमने निकाला था 0.7674, सेम आंसर आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब है सेम टू सेम आंसर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हमें सारा डाटा ना दिया जाए, सुमेशन एक्स, सुमेशन वाई स्क्वायर, सुमेशन एक्स स्क्वायर, ये सारा कुछ अगर हमें अवेलेबल ना हो, सिर्फ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दे दिया जाए, तो क्या हम तब भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं? ये बात याद रखनी आप, ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, अब यहां पे याद रखना है आपने, आपको पता है रूट के साथ दो साइन होते हैं, एक प्लस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है। क्या ये बात याद है? ओके। अब बच्चों, अब जरा देखो, गौर से देखना, मेरी बात गौर से सुनना। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के साइन को इग्नोर कर देंगे। रूट के साथ दोनों साइन होते हैं प्लस माइनस, लेकिन अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर पॉजिटिव होगा, रूट के साइन को इग्नोर कर देंगे। ये बात समझ आ गई? और अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा, उस वक्त हम पॉजिटिव वाले साइन को इग्नोर कर देंगे। अब यहां पे आप लोगों की तरफ से एक चवल आनी चाहिए, एक चवल किस्म का सवाल आना चाहिए। मुझे पता है आपके दिल में है, पूछे पूछे पूछे, शाबाश।
पूछे मुझे पता है पूछेगा, कोई ना कोई तो पूछेगा, दिल में खलिश बाकी रह जाएगी। अगर सवाल ही ना पूछा सारा दिन पेट में दर्द रहेगा। पूछो सवाल, शाबाश। वेरी गुड, समिया छा गई, तलहा मियां भी छा गया। सर अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा? वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए बच्चों की, माशाल्लाह। ठीक है जी बच्चों, याद रखो, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो आपको लगता है कि अंडर रूट आप ले सकते हैं उसका। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, क्या उसका रूट निकल सकता है? उसका तो स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा, बाकी बातें तो सारी बाद में होंगी। दोनों माइनस की हो तो स्क्वायर निकल सकता है, स्क्वायर रूट निकल सकता है। दोनों पॉजिटिव हो तो स्क्वायर रूट निकल सकता है। एक प्लस और एक माइनस हो तो कुछ निकल ही नहीं सकता, पहली बात। अब आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आपके सवाल का मैं आपको लेवल बताता हूं। आप कह रहे हैं कि सर क्या बाप 20 साल का और बेटा 40 साल का हो सकता है? ये आपने मुझसे सवाल पूछा है, जरा फील करें आप। ये आपका क्वेश्चन है। अब बताओ यहां पे मैं क्या जवाब दूं कि बाप 20 साल का और बेटा 40 का कैसे हो सकता है? अब जरा मेरी बात सुनो, ये चेक करो, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों ही आपके पॉजिटिव आए थे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं आया था, दोनों ही पॉजिटिव आए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं था। अच्छा, अब जरा सुनो, इसकी वजह सुनो बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब देना। अगर हाइट बढ़ रही हो तो वेट बढ़ेगा या कम होगा? वेट बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बी वाई एक्स, जब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ आती है? अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, बी वाई एक्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों आगे देखो, अब सवाल मेरा ये है कि अगर वेट बढ़ रहा हो तो क्या हाइट कम होगी? अगर वेट बढ़ जाए किसी बंदे का तो इसका मतलब क्या है, उसकी हाइट कम हो जाएगी? नो, उसका हर किसी ये मतलब नहीं है। हाइट बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्लोप भी पॉजिटिव होगी। हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो अगर वेट बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी ना। क्या ये बात समझ आती है सबको? अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। वो बात समझ आ गई है?
अच्छा बच्चों, आगे है रैंक कोरिलेशन। शाबाश, रैंक कोरिलेशन क्लियर कर लें जल्दी। रैंक कोरिलेशन बच्चों वो कोरिलेशन होता है जो दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स याद है आपको? दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान होता है बच्चों, जिस तरह से जजमेंट, टेस्ट, सिग्निफिकेंस, इंटेलिजेंस, करेक्टर, कलर। अच्छा बच्चों, अब जरा सुनो, अब जरा चेक करो। फर्ज करो बच्चों आई कैप में डिबेट कंपटीशन हुआ। आई कैप में क्या हुआ जी? डिबेट कंपटीशन। आई कैप में डिबेट कंपटीशन हुआ, दो जज आके बैठे, दो जजेस बैठे हुए हैं और बच्चों के नंबर लगा रहे हैं। अब बच्चों जरा सुनो, जजेस को टोटल मार्क्स दिए गए हैं 100। जजेस को दिए गए हैं टोटल मार्क्स 100। अली मियां आए, स्टूडेंट नंबर 1। अली मियां आए, अली मियां ने बहुत अच्छी तकरीर की। जज ए ने उसको दिए 90 नंबर, जज बी ने दिए उसको 80 नंबर। जज ए और जज बी क्या एक दूसरे की कॉपी कर रहे होंगे? सोचो जरा, शाबाश। ठीक है जी। एथिकली ये एक दूसरे की कॉपी नहीं कर रहे होंगे। जज ए की अपनी जजमेंट है, जज बी की अपनी जजमेंट है। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर उसके बाद बच्चों अकबर साहब आए, अकबर साहब ने तकरीर की। अकबर साहब ने तकरीर की तो उसको मिले, जज ए ने दिए 85 नंबर, जज बी ने। ये बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद अहमद साहब आए, अहमद साहब ने तकरीर की। अहमद साहब को मिले 80 नंबर और जज बी की तरफ से मिले 85 नंबर। ये बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद आए भट्टी साहब। भट्टी साहब ने जो तकरीर की उसमें ना भट्टी साहब ने गंजों के बारे में बड़ा मजाक उड़ाया। भट्टी साहब ने जो था ना गंजों का मजाक उड़ाया। ठीक हो गया? जब भट्टी साहब ने गंजों का मजाक उड़ाया ना तो जज ए जो था वो गंजा था। जज ए को चढ़ा गुस्सा, जज ए ने दिया उसको 60 नंबर। जज ए ने दिया उसको 60 नंबर। जज बी को बड़ी हंसी आई। जज बी ने जब जज ए की तरफ देखा ना तो वो बेचारा बिस्ती बिस्ती से फील कर रहा था। तो जज बी ने खुश होकर सबसे ज्यादा नंबर दिया भट्टी को। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आया जी पाबशीर। बशीर साहब ने भी तकरीर की। बशीर साहब की तकरीर पे जज ए ने दिए 82 नंबर। जज बी को मजा नहीं आ रहा था क्योंकि भट्टी साहब ने जो लेवल कायम कर दिया था, अब जज बी को मजा नहीं आ रहा किसी की तकरीर सुन के, तो जज बी ने उसको 70 नंबर दे दिए। ठीक हो गया? उसके बाद है हसन साहब। हसन साहब को 75 नंबर दिए जज ए ने और 78 नंबर दिए जज बी। ठीक हो गया जी? ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, चलो अब हम
कि फर्ज करो एक रैंडम बंदा आता है, फर्ज करो जी अब्दुल्ला भाई आए, अब्दुल्ला भाई आए। अब जज ए अगर अब्दुल्ला को फेल कर दे तो कितने % चांस हैं कि जज बी भी उसको फेल कर देगा, ये हमने चेक करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब्दुल्ला मियां अब एंजॉय कर, तू करता है भट्टी को बातें हैं, भट्टी तुम लोगों को हंसाता है और तू आगे से बातें करता है। अच्छा जी, अब बेसिकली हम चेक करने जा रहे हैं कि जज ए और जज बी की जजमेंट जो है वो आपस में कितनी मैच करती है। क्या ये बात समझ आ रही है? हमारा यहाँ पे इस वक्त जो केस है वो ये है कि जजमेंट जो है दोनों की कितनी मैच करती है। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों अब आगे सुनो, जज ए ने जो नंबर दिए है ना उसके लिए हम उसको अलॉट करेंगे रैंक। अच्छा जी, रैंक कैसे अलॉट करने हैं बच्चों ये जरा सुन लो। जज ए के जो सबसे ज्यादा नंबर है ना उसको पहली पोजीशन मिलेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो। तो 85 नंबर वाला बच्चा दूसरे नंबर पे आएगा, उसको नंबर 2 मिलेगा। फिर 82 नंबर वाला बच्चा तीसरे नंबर पे आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर बच्चों 80 नंबर वाला बच्चा चौथे नंबर पे आएगा। अच्छा जी बच्चों, फिर उसके बाद 75 नंबर लेने वाला बच्चा 5वें नंबर पे और 60 नंबर लेने वाला बच्चा 6ठे नंबर पे। बच्चों ये रैंकिंग आपको समझ आ रही है? बच्चों इसी तरह से जज बी के नंबर चेक करो। जज बी के नंबर समझ आते हैं आपको? जज बी ने सबसे ज्यादा नंबर दिए थे 95, उसको मिलेगा 1 रैंक। फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है 90 नंबर वाला, उसको नंबर 2। फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है 85 वाला, उसको नंबर 3। फिर चौथे नंबर पे आ रहा है 80 वाला, नंबर 4। फिर 78 वाला नंबर 5। फिर 70 वाला नंबर 6। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? ओके बच्चों, अब हमने नंबर को नहीं देखना, हमने रैंक को देखना है। क्या ये रैंक क्लियर है सबको? अच्छा बच्चों अब आगे देखो, हमने रैंक का लेना डिफरेंस, x माइनस वाई का लेना स्केयर। तो बच्चों क्या आप जरा सोच समझ के जवाब दो। 1 माइनस 4 करें और स्केयर लें, क्या आंसर 9 आता है? अच्छा बच्चों, लेकिन मैं x माइनस वाई की बजाय अगर मैं y माइनस एक्स करूं, क्या आंसर तब भी सेम आएगा? कोई फर्क तो नहीं पड़ता?
1 - 4 करूं या 4 - 1 करूं, बात एक ही है। ठीक हो गया, ओके। इसी तरह से बच्चों 2 - 2 का किया स्केयर 0 आया, 4 - 3 का स्केयर किया 1 आया, फिर 6 - 1 का स्केयर किया 25 आया, 3 - 6 का स्केयर किया 9 आया, 5 - 5 का स्केयर किया 0 आया। तो बच्चों सुमेशन डी स्केयर मेरा आ जाएगा 44। क्या ये बात समझ आती है? सुमेशन डी स्केयर आएगा 44। बच्चों मेरा जो फार्मूला है ना वो याद रखना है आपको। कोरिलेशन का फार्मूला बच्चों याद रखना है, R = 1 - 6 इंटू सुमेशन डी स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर माइनस 1। ये जो 6 है ना बच्चों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये याद रखना, ये फार्मूले में आएगा। चाहे वैल्यूज जो मर्जी हो 6 हमेशा आएगा। हमारे इस डाटा में कितने बच्चे जिन्होंने तकरीर की थी? 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने तकरीर की थी। तो ये 6 बच्चों की वजह से नहीं आ रहा, अगर बच्चे 10 होते तब भी आना यहाँ पे 6 ही था। क्या ये बात सबको समझ आती है? अच्छा जी बच्चों, अब जरा देखो 1 की जगह 1 आ गया, 6 की जगह 6 आ गया, सुमेशन डी स्क्वायर की जगह 44 आ गया। n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो 6 हैं। कैसे काउंट कर लो? अली, अकबर, अहमद, भट्टी, बशीर और हसन। अब्दुल्ला तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक हो गया, ओके। तो नंबर ऑफ वैल्यूज है n की आ गया जगह 6 और n स्क्वायर का मतलब है 36 - 1। ये 6 कांस्टेंट है फार्मूले का। खतीजा फिजिक्स में बड़े फार्मूले पढ़े होंगे जिसमें कांस्टेंट था, याद करें। क्या फिजिक्स में आपने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है जिसमें एक फार्मूले के अंदर कोई कांस्टेंट हो? तो ये उसी तरह कांस्टेंट है, फार्मूले का कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो इसका नंबर ऑफ वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस कोई लेना देना नहीं है, चाहे बच्चे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो। यहां पे सुमेशन डी स्क्वायर के साथ हमेशा 6 आएगा। हर फार्मूले में 6 होगा। ओके, तो बच्चों कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करें क्या आंसर आता है। 1 - 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट 36 -1। बच्चों इक्वल प्रेस करें तो -9/35 आता है। -9/35 आता है। इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो -0.257। क्या ये बात सबको समझ आती है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब ये आंसर आ रहा है माइनस में, ये आंसर आ रहा है माइनस में। अब माइनस का मतलब ये हुआ बच्चों कि नेगेटिव किसी को ज्यादा नंबर तो जज बी का नंबर देगा। अब बच्चों ये देखो जरा कि अब ये देखो, लेकिन उनकी जजमेंट के दरमियान कोरिलेशन बहुत वीक है।
लो है या वीक है, क्या ये बात भी समझ आती है? ये जो नंबर है ये शो करता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन को, और नेगेटिव शो करता है उनकी नेचर को, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो। ओके, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है बच्चों? रैंक कोरिलेशन सबको समझ आ गया? 0.2571 शो कर रहे हैं बच्चों, ये याद करो, ये अभी मैंने पढ़ाया। ये जरा देखो, ये 0.2571 का मतलब ये है कि इसके दरमियान आ रहा है। इसके दरमियान आने का मतलब क्या है? लो, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि जज ए अगर किसी के ज्यादा नंबर लगाए तो जज बी उसके कम नंबर लगाएगा। अगर इसका आंसर आता 0.95 तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। भट्टी साहब मेरा ख्याल आज क्लास में है ही नहीं। भट्टी साहब क्लास में है? आज भट्टी क्लास में नहीं। भट्टी साहब सो रहे हैं। चलो वेरी गुड, हो गया। अच्छा जी बच्चों, ये 0.2571 जो ये प्रोबेबिलिटी है, ये बात समझ आती है? या हम इसको इसका मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। हाँ जी बेटा, भट्टी सूता ही अच्छा होता है। अच्छा जी बच्चों, क्या समझ नहीं आया? नेगेटिव साइन का मतलब ये है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड ज्यादा हो तो टाइम कम लगेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने में, इसका साइन नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव, ठीक हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जज ए अगर किसी के ज्यादा नंबर दे रहा है तो जज बी उसके कम नंबर दे रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। ये जरा देख लो, जज ए ने 60 नंबर दिए थे, जज बी ने 95 नंबर दिए थे, इंटायरली ऑपोजिट। दामिशा ये बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि जज ए की नजर में अली और अहमद दोनों की तकरीर बराबर हो? ठीक हो गया? अभी तक तो हमने पढ़ा था हर एक बच्चे के नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है दो बच्चे सेम नंबर ले रहे हैं। बच्चों अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमने उसको जरा देखते हैं। उसको हम कहते हैं टाइड रैंक्स। टाइड रैंक्स, अच्छा सॉरी बच्चों, टाइड रैंक से पहले पहले अगर मैं आपको एक चमत्कार और दिखाऊं, वो चमत्कार देखने पहले। चमत्कार मैं आपको एक और दिखाता हूँ। कैलकुलेटर पकड़ें, मोड का बटन प्रेस करें, स्टैट का बटन प्रेस करें, 2 प्रेस करें, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 1 2
4 6 3 5, फिर y की वैल्यू 4 2 3 1 6 5। ये सारा कुछ पुट करने के बाद बच्चों शिफ्ट 1 5 3, शिफ्ट 1 5 3 इक्वल प्रेस करेंगे बच्चों तो चेक करो -0.2571 आंसर आ रहा है। -0.2571। क्या ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी जो आंसर आया था वो क्या था? -0.2571। ये नजर आ रहा है आपको? शिफ्ट मॉड 2 रेचल, शिफ्ट मॉड 2। हाँ जी मिल सकता है, ये लेक्चर मिल सकता है, रिकॉर्ड मिल सकता है, कोई मसला नहीं। ओके बच्चों आगे देखो, अब जरा आगे देखो बच्चों। अब मैं इसका कुछ करता हूँ बच्चों, परेशानी होना। अब ये देखो, अली, अकबर, अहमद, साइम, बशीर और हसन, इन्होंने क्या किया? तकरीर की। जज ए की नजर में अली के 90 नंबर हैं, लेकिन अकबर, अहमद और बशीर तीनों के 85 नंबर हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये बता रहा हूं। जज ए की नजर में अकबर, अहमद और बशीर तीनों बराबर हो गए। अच्छा, अब जज बी की नजर में, जज बी ने अकबर को दिए 90 नंबर, लेकिन अली और अहमद बराबर हो गए और इधर से बशीर और हसन बराबर हो गए। कैसा हो सकता है? अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से, अब आपने इनके रैंक अलॉट करने हैं। बच्चों मुझे बताओ, जज ए की नजर में सबसे हाईएस्ट रैंक किसको मिलेगा? सबसे हाईएस्ट रैंक, शाबाश। अली को मिलेगा नंबर 1। अच्छा बच्चों, अब 90 से नीचे अगला नंबर कौन से आ रहा है? 90 के बाद अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 85। लेकिन बच्चों 85 तीन बंदों का सेम है। 85 तीन बंदों का सेम है, अकबर का भी, अहमद का भी और बशीर का भी। तो क्या इन तीनों को दूसरा नंबर दे दें? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार कर रहा हूं, फुल फोकस होने। ये बात आपने भूल जानी है, मुझसे हफ्ते बाद फिर पूछनी है। अच्छा जी, अब 85 है। अब जरा गौर से, जब तीन बंदों के सेम हो जाएंगे ना नंबर, तो आपने बच्चों क्या करना है, जो 2, 3 और 4, अगर इन तीनों के नंबर सेम ना होते, अकबर, अहमद और बशीर तीनों के नंबर सेम ना होते बच्चों, तो किसी को 2 मिलता, किसी को 3 मिलता, किसी को 4 मिलता। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इन तीनों की 2, 3, 4, इन तीनों की एवरेज ले लेनी है। इन तीनों की एवरेज क्या आती है बच्चों?
इन तीनों की एवरेज ले लेनी है, क्योंकि 2 3 4 अब तीनों बराबर हो गए। ये तीनों बराबर हो गए बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ अकबर को भी 3 नंबर मिलेंगे, अहमद को भी 3 नंबर मिलेंगे और बशीर साहब को भी 3 नंबर मिलेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? रिप्लाई कर दो बच्चों, रिप्लाई। हाँ जी, रैंक है, तीसरा रैंक। अच्छा बच्चों, अब दूसरा रैंक और चौथा रैंक कंज्यूम हो चुका है। नंबर मतलब रैंक, दूसरा और चौथा कंज्यूम हो चुका है बच्चों। 85 के बाद नंबर आ रहा है 75। 75 को कौन सा रैंक देंगे? 85 के बाद अगला जो छोटा नंबर आ रहा है वो 75 है, इसको कौन सा रैंक देंगे? 4 नहीं दे सकते, क्यों? 4 यूज हो चुका है, अब देंगे 5। क्या ये बात समझ आई है? अब साइन को फिर कौन सा नंबर देंगे बच्चों? सिक्स देंगे बच्चों। सादा अल्फाज में याद रखना, जितने बच्चे हैं उतने रैंक हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने रैंक हैं। तो अगर 6 बच्चे ने तकरीर किया तो रैंक भी 6 है। हाँ, 6 में से जो सेम आ गए उसकी एवरेज ले लेंगे। आमना शौकत 85 85 85 तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर ना होते, किसी को दूसरा नंबर मिलता या दूसरा रैंक मिलता, किसी को तीसरा मिलता, किसी को चौथा मिलता, क्योंकि ये डेफिनेटली बाकियों से तो बड़ा ही है ना। तो इसलिए बच्चों दूसरा तीसरा चौथा चूंकि तीनों बराबर हो गए हैं, तो उन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लें, अरिथमेटिक मीन निकाल लें। आमना, क्या आपको बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, अब आगे जरा गौर से फोकस 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 करना है, फोकस। अब बारी आने लगी है जज बी की। अब जज बी के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जज बी के लिए सबसे बड़ा नंबर, शाबाश, 95। वेरी गुड। इसको मिलेगा 1 नंबर या पहला रैंक। फिर उसके बाद है 90, इसको मिलेगा दूसरा नंबर या सेकंड रैंक। बच्चों 95 और 90 के बाद क्या आता है? 85। लेकिन 85 2 दफा आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो बच्चों अगर ये दोनों बराबर ना होते, 85 85 ना होता, एक 85 होता एक 82 होता, तो इनको कौन कौन सा रैंक मिलना था? एक को मिलना था तीसरा और एक को मिलना था चौथा, ऐसे ही है। तो बच्चों चूंकि ये बराबर हो गए हैं, तो तीसरे और चौथे रैंक की एवरेज निकालेंगे। एवरेज आ जाएगी 3.5। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों इसको भी 3.5 अलॉट करेंगे और इसको भी 3.5 अलॉट करेंगे। ओके जी। अब बच्चों आगे देखो जरा, आ गया 70 70।
ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर ना होते तो इनके कौन कौन से रैंक होते? पांचवा और छठा। वेरी गुड। तो बच्चों 5 और 6 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगी 5.5। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों इसको भी अलॉट करेंगे 5.5 और इसको भी अलॉट करेंगे 5.5। बच्चों आगे डी स्केयर तो आपको क्लियर ही है ना, x माइनस वाई का स्केयर। 1 में से 3.5 माइनस करना है और फिर स्केयर लेना है। चेक कर लें क्या आंसर आता है। 6.25। वेरी गुड। फिर 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 3 माइनस 3.5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.25। फिर 6 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 25। फिर 3 माइनस 5.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.25। क्या ये बात समझ आती है आपको? सिक्स पॉइंट टू फाइव फिर 0.25। अच्छा बच्चों इन सबको टोटल करें तो ये आता है सुमेशन डी स्क्वायर 39। क्या यहां तक बात समझ आ गई? ओके। अच्छा बच्चों फार्मूला जब हमने लगाना है ना, ये फार्मूला याद रखिएगा। टाइड रैंक्स में फार्मूला जो है 1 माइनस 6 इंटू सुमेशन डी स्क्वायर, लेकिन इसमें दो चीजें नहीं आ रही। एक है टी एक्स और एक है टी वाई। ये दो चीजें नहीं है, बाकी सारा फार्मूला सेम है। बाकी सारा फार्मूला सेम है बच्चों। अब याद रखना कि टी एक्स क्या चीज है। ये देखो बच्चों, टी एक्स का मतलब है टाई इफेक्ट इन एक्स रैंक्स। टी एक्स का मतलब है टाई इफेक्ट इन एक्स रैंक्स। और टी एक्स का फार्मूला क्या है? टी क्यू माइनस टी ओवर 12। ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। इनमें फर्क नजर आ रहा है आपको? स्मॉल टी का मतलब यह है बच्चों नंबर ऑफ टाइड वैल्यूज। स्मॉल टी का मतलब है नंबर ऑफ टाइड वैल्यूज इन एक्स रैंक। इन एक्स रैंक बच्चों मुझे बताओ एक्स में कितनी वैल्यूज बराबर हैं? एक्स रैंक में ये जो एक्स रैंक है इसमें कितनी वैल्यूज सेम है? 1 2 3, तीनों सेम है। तो बच्चों यहाँ पे t की जगह 3 यूज होगा। t की जगह 3 का क्यूब माइनस 3 ओवर 12। हाँ जी, ये 12 भी कांस्टेंट है। ये जो 12 है ये कांस्टेंट है, ये याद रखना। t की वैल्यू है 3 का क्यूब माइनस 3 ओवर 12। तो बच्चों चेक कर लो, आंसर 2 आता है। चेक कर लो। शाबाश 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 शाबाश। यह था 27 माइनस 3 ओवर 12। यह था 24/12 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों टी एक्स की जगह पे 2 यूज हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आ गई है?
अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। अब आगे देखो, अब मुझे बताओ, अब आगे है जी टी वाई। टी वाई का मतलब है जी टाई इफेक्ट इन वाई रैंक्स, और टी वाई का फार्मूला भी टी क्यू माइनस टी और 12 है, और स्मॉल टी का मतलब क्या है जी नंबर ऑफ टाइड वैल्यूज। अच्छा जी वाई की तरफ आते हैं। बच्चों मुझे बताओ वाई में कितनी वैल्यूज हैं जो सेम हैं? शाबाश 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 शाबाश। मुझे बताओ y में कितनी वैल्यूज हैं जो सेम है? क्या चारों की चारों वैल्यूज सेम है? नहीं, वेरी गुड। चारों की चारों वैल्यू सेम नहीं है, दो अलहदा सेम है, दो अलहदा सेम। यहां पे तीनों की तीनों सेम थी, लेकिन यहां पे चारों की चारों सेम नहीं है। ठीक हो गया? तो बच्चों ये जरा इधर देख लो, क्या अब मैं टी क्यूब माइनस टी ओवर 12 की जगह 4 का क्यूब माइनस 4 ओवर 12 पुट कर दूं? नो बच्चों, ये मैं उसी वक्त कर सकता हूं जब चारों वैल्यू सेम होती। जब चारों वैल्यू सेम होती तब मैं 4 यूज करता। क्या ये बात समझ आती है? तो इसलिए चारों वैल्यू सेम नहीं है, तो मैं यहां पे 4 नहीं पुट कर सकता। अब बच्चों जरा देखो, मैंने क्या करना है, 2 का क्यूब माइनस 2 ओवर 12 एक अलहदा, प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 ओवर 12 अलहदा। ये दो अलहदा अलहदा मैंने वैल्यूज पुट करनी है। एक एक जो मैंने पुट किया वो कौन सी 3.5 के लिए, और एक मैंने 5.5 के लिए लिया था। तो 0.5 एक आंसर आएगा, 0.5 दूसरा आंसर आएगा, तो दोनों को टोटल करेंगे तो 1.0 आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब बच्चों ये जरा देख लो, टी वाई की जगह आ जाएगा 1, और बाकी सारा कुछ आप कैलकुलेटर से पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू 0.2 माइनस में। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन यहाँ पे वंस अगेन माइनस 0.2 है। बच्चों ये सब समझ आ गया आपको? ओके बच्चों, अब इस फार्मूले का इनवर्स यूज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचो जरा। अभी हौसला बेटा, हौसला, क्लास खत्म नहीं हुई, 15 मिनट पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको आर की वैल्यू दे दी जाए, एन की वैल्यू दे दी जाए, और सुमेशन डी स्क्वायर की वैल्यू मांगी जाए? तो सवाल उल्टा भी आ सकता है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए। शाबाश।
ठीक है, कर लोगे? हो गया। अच्छा अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, जरा सुनो, आपको आर की वैल्यू दे दी जाए, एन की वैल्यू दे दी जाए, सुमेशन डी स्क्वायर की वैल्यू अननोन है, लेकिन वो आपसे ये कहे कि डाटा के अंदर दो वैल्यूज गलत चली गई हैं, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 4, ये गलत है, जबकि सही वैल्यू है एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 8। क्या ऐसा सवाल बन सकता है कि कुछ वैल्यू गलत है और कुछ वैल्यू सही है, जो गलत है उसको निकालना है, जो सही है उसको डालना है? हाँ जी, इनकरेक्ट मीन की तरह मुजम्मिल मियां वाजिब अच्छा गयो। और वो कहते थे करेक्ट आर निकालें, करेक्ट आर निकालें। ठीक हो गया। अब बच्चों सबसे पहले तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सुमेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो सारा कुछ पुट करके बच्चों पहले आप सुमेशन डी स्क्वायर निकालेंगे 33। क्या ये बात समझ आती है? सारी वैल्यूज पुट करके सुमेशन डी स्क्वायर निकालेंगे, जो कि इनकरेक्ट होगा 33। अब उसके बाद बच्चों करेक्ट सुमेशन डी स्क्वायर निकालने के लिए इनकरेक्ट सुमेशन डी स्क्वायर में से इनकरेक्ट एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस करेंगे और करेक्ट एक्स माइनस वाई स्क्वायर जमा करेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर बेसिकली एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है जो जमा हुआ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों जो आपको इनकरेक्ट वैल्यू दी जाएंगी एक्स और वाई की, जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसका कुछ नहीं करना, उसका डिफरेंस लेके जो स्क्वायर करेंगे वो सुमेशन डी स्क्वायर में जमा हुआ पड़ा है। इसी तरह से करेक्ट वैल्यू जो आपको गिवन होगी 5 माइनस 8 का स्क्वायर लेके जो आंसर आएगा वो आपने जमा करना। तो बच्चों इससे हमारे पास जो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आएगा वो आएगा 38। क्या ये बात समझ आती है? 33 में से 4 माइनस करेंगे और 9 प्लस करेंगे तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आएगा 38। और फिर उसके बाद हम इन वैल्यूज में फार्मूला दोबारा पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा करेक्ट 0.7697। क्लियर हो गया? कोरिलेशन के सवाल समझ आ गए बच्चों आपको? अच्छा जी बच्चों, उसके बाद आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं या इसको कोएफिशिएंट ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। नहीं नहीं, वो काफी दिनों से आप कह रहे हैं कि सर हमें सही तरह से पढ़ाते नहीं है, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ाते, तो मैंने कहा चलो आज आपका वो सारा मैं जो गिले शिकवे वो दूर कर दूं।
ओके 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 ओके। अच्छा बच्चों, आपने आई कैप की बुक के सारे सवाल, मेरी बुक के सारे सवाल करने हैं, ठीक है, अफ्तारी के बाद। हाँ जी अजीम मियाँ, क्या सवाल था? स्लाइड में शेयर कर देता हूँ आपको। यार वैसे कोफिशिएंट डिटरमिनेशन तो लंबा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का है टॉपिक, पढ़ लो ताकि आपको सारे सवाल समझ आ जाए। दो मिनट का है, 2 मिनट का बस। ओके, बड़ा आसान सा है बच्चों, सुन लो। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है, कोफिशिएंट डिटरमिनेशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है, बस ये बात याद रखनी। कोरिलेशन का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर लेंगे तो कोफिशिएंट डिटरमिनेशन आ जाएगा, बस ये बात याद रखनी। क्या ये बात याद रहेगी? इतना आसान सा बात, इतनी आसान सी बात है। आर जो आपने निकाला है उसका स्क्वायर लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाएगा, बस ये काम था और कुछ भी नहीं था। अच्छा, बस इतनी सी बात थी, हम ही परेशान हो रहे थे। अब इसका मतलब समझ लो, इट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसका मतलब समझ लो बस, इट इज यूज टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन। ये इस्तेमाल होता है बच्चों कोरिलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, नीचे एग्जांपल है बच्चों, मैं सपोज करता हूं कि आर की वैल्यू है 0.90। सपोज किया मैंने अपनी तरफ से कि आर की वैल्यू 0.90, और बच्चों अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन चाहिए तो 0.90 का मैं स्क्वायर लूंगा, तो 0.90 का स्क्वायर लूंगा तो आंसर क्या आएगा? सोच समझ के जवाब देना बच्चों। 0.9 का मैंने लिया स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 0.81। अच्छा बच्चों, आप अपने छोटे बहन भाइयों को बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो आंसर छोटा आए? क्या ये बात समझ आती है आपको? दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो आंसर उससे छोटा है? अब सोचें। डेसिमल, वेरी गुड। हर नंबर जो फ्रैक्शन में है, जो 0 से छोटा नंबर होता है बच्चों, उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर जो है उससे छोटा आएगा। अब देख लो, 0.90 का मैंने स्क्वायर लिया है, 81 आया है। क्या ये सवाल समझ आता है? अच्छा बच्चों, आप आगे सुनो। और अगर मैं 0.81 का अंडर रूट लूं, अगर मैं 0.81 का रूट लूं तो आंसर 0.81 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? सोचो। हमेशा गड़बड़ कर दी आपने, आंसर बड़ा आएगा। ये कमाल है।
आप चेक करो, मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं। नॉर्मली स्क्वायर रूट लेने से आंसर याद आता है, छोटा आता है, लेकिन यहाँ पे जीरो स्क्वायर रूट लेने से आंसर बड़ा आएगा। ये है जादू कि स्क्वायर रूट लिया आंसर बड़ा आया, स्क्वायर लिया आंसर छोटा आया। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी बच्चों, अब आगे सुनो। आर है 0.9, आपने आर का स्केल 0.81। इसका मतलब क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा याद रखनी है बच्चों। इट मींस दैट ये जो 81% आया है, 81% वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो 81 आया है ना, इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में, या आप ये कह लें कि जिस तरह से वेट है, 81% चेंज या वेरिएशन इन वेट इज ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हाइट, फर्ज कर लो, एंड रिमेनिंग 19% वेरिएशन या चेंज। ये 19% कहां से आया? ये 19% कहां से आया बच्चों को मुझे बता सकते हैं? वेरी गुड। 100 में से 81% माइनस किया है, 100% में से 81% माइनस किया है तो 19% आया। ओके, and remaining 19% variation is due to other unknown factors। देखो, जो जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि कोरिलेशन है 0.90, उसका स्केल 0.81 आया। इसका मतलब ये है कि जब हाइट है तो वेट में भी इजाफा होता है, लेकिन वेट में इजाफा 81% होता है। बाकी 19% जो वेट में इजाफा होता है वो फूड, विरासत, बीमारियां, इन्वायरमेंट, डिप्रेशन की वजह से होता है। वो फैक्टर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक हो गया? वो फैक्टर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये बात समझ आ गई आपको? हाइट में चेंज करने से वेट में चेंज आता है, लेकिन वेट में चेंज सिर्फ हाइट की वजह से नहीं आता। बीमारियां, आपकी खुराक की रूटीन, विरासत, इन्वायरमेंट और डिप्रेशन वगैरह, ये जो मसले मसाइल होते हैं उसकी वजह से भी आपके वेट में चेंज आता है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, इसका एक और मतलब भी है। इसका एक और मतलब भी है। इट मींस दैट 81% वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी जो 19% है वो अनएक्सप्लेन्ड है। क्या ये बात भी समझ आती है? वेट में जो चेंज आया है उसमें से 81% तो हाइट की वजह से एक्सप्लेन हो जाता है, बाकी जो 19% है वो अनएक्सप्लेन्ड है। हमारे पास वो फैक्टर नहीं है, हमारे पास वो वेरिएबल नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? मुजम्मिल नहीं है, मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है आर स्क्वायर की और कुछ नहीं लिखा। अच्छा बच्चों, ये जो 81% है इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी कह सकते हैं और इसको हम अकाउंटेड फॉर वेरिएशन भी कह सकते हैं। और बाकी जो 19% है बच्चों, ये 19% निकालने का फार्मूला समझ आ रहा है आपको? 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो 19% आ जाएगा। इसको बच्चों हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन या अनअकाउंटेड फॉर वेरिएशन भी कहते हैं। ये नाम याद रखने हैं।
आर स्क्वायर वेरिएशन या अकाउंटेड फॉर वेरिएशन, 1 माइनस आर स्क्वायर अनएक्सप्लेन्ड भी बने हैं। अच्छा बच्चों याद रखो, आर की रेंज होती है -1 से +1 के दरमियान। क्या ये याद रहेगा? आर की रेंज होती है -1 से +1 के दरमियान। लेकिन बच्चों आर स्क्वायर की रेंज होती है 0 से +1 के दरमियान। सोच समझ के जवाब दें, क्या आर स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? आर नेगेटिव हो तब भी आर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ध्यान होती है। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोरिलेशन की, R इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स का स्क्वायर रूट। याद है? बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स का स्क्वायर रूट ले तो R आता है। लेकिन बच्चों अगर आर स्क्वायर लेना हो तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट खत्म कर दो। अगर मैंने आर की बजाय आर स्क्वायर लेना है तो बच्चों ये स्क्वायर रूट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। तो बच्चों आर स्क्वायर बन जाएगा बी एक्स वाई और बी बाई एक्स। बी एक्स वाई को बी बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों आपको पता है आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। मैक्सिमम आंसर 1 आ सकता है, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी चलो ठीक है जी, बस ये कुछ नीचे बातें लिखी हुई हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा कि अगर सवाल में आपको बच्चों आर स्क्वायर दिया जाए और आर निकालना हो तो निकाल लेंगे। ये भी कर ही लो यार। अगर आर स्क्वायर दिया जाए और आपसे आर मांगा जाए तो आर निकाल लोगे बच्चों? लेकिन बच्चों याद रखना आर फिर 2 होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। जब आपने 0.81 का स्क्वायर रूट लेना है बच्चों तो फिर 2 आंसर आएंगे, एक प्लस 0.9 और एक माइनस 0.9। फिर आर एक नहीं होगा, 2 हो सकते हैं पॉसिबल। हाँ जी, अगर सिर्फ एक्स रॉन्ग दिया जाए, वाई ठीक हो तो रॉन्ग वाला एक्स करेक्ट वाई में से माइनस करेंगे, फिर करेक्ट वाला एक्स करेक्ट वाई में से माइनस करेंगे। वाई दोनों तरफ सेम आएगा अजीम मियां, वाई दोनों तरफ सेम रहेगा, एक्स चेंज होगा बस। ओके अच्छा बच्चों, अब जरा सुनो सवाल। अगर आपको आए बच्चों कि वो कहे जी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है 0.8, आर फाइंड करें, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन समझ आ जाएगा किसको कहते हैं?
एक्सप्लेन वेरिएशन किसको कहते हैं, अभी भी ऊपर पड़ा है। वेरी गुड, शाबाश। एक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं आर स्क्वायर को, तो वहां से आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। एक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं किसको, आर स्क्वायर को, ये याद रखिएगा। तो बच्चों अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन किसको कहते हैं, अगर पेपर में सवाल ये आ जाए कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है 0.4, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है 0.4 और आर फाइंड करें, तो बच्चों याद रखना कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है 1 माइनस आर स्क्वायर। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो वहां से पहले आर स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। क्या ये बात याद रहेगी? सवाल ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन वेरिएशन दी जाए आर मांगा जाए, या अनएक्सप्लेन वेरिएशन दिया जाए आर मांगा जाए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ही आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो फिनिश हो गया। आज आपने आई कैप की बुक, फिनिश कर दें और माई बुक फिनिश कर दें। एक हफ्ता हो गया चैप्टर को शुरू करते करते। बच्चों हमारे चैप्टर रह गए हैं, 2 रह गए हैं मैथ के, 2 चैप्टर रहते हैं जी हमारे मैथ के, 5 और 6, और 5 चैप्टर रहते हैं स्टैट के। नहीं, ये चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, 6 चैप्टर रहते हैं स्टैट के, 2 रहते हैं मैथ के। 8 चैप्टर रहते हैं, 12 हो गए हमारे चैप्टर।